आज हम मनोविज्ञान की दुनिया में थोड़ा उतर रहे हैं ना, ये समझने के लिए कि हम खुद को कैसे देखते हैं, हमारा स्व या सेल्फ कैसे बनता है। हाँ, और साथ ही हमारा व्यवहार, मतलब हमारी पर्सनैलिटी, वो कैसे शक्ल लेती है। बिल्कुल। और इसके लिए हमारे पास नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के मनोविज्ञान पाठ्यक्रम से कुछ दिलचस्प पॉइंट्स हैं। जी, तो देखते हैं ये जो बुनियादी सी लगने वाली बातें हैं, सेल्फ और पर्सनैलिटी, ये असल में कितनी गहरी हैं। तो शुरू करते हैं स्व से। ये सेल्फ आखिर है क्या? मेरा मतलब है, जन्म के समय तो इसकी कोई समझ नहीं होती, सही कहा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो समय के साथ बनती है। जैसे जैसे हमारे अनुभव बढ़ते हैं, हम लोगों से मिलते जुलते हैं, बातचीत करते हैं, उससे धीरे धीरे ये उभरती है। अच्छा, मतलब ये कोई बनी बनाई चीज नहीं है जो हमें मिलती है। नहीं, सोचिए, एक छोटा बच्चा है, वो पहले बस मैं और मेरा समझता है ना? ये मेरा खिलौना, मुझे भूख लगी, बहुत बेसिक। हाँ हाँ। फिर जैसे जैसे वो बड़ा होता है, स्कूल जाता है, दोस्त बनाता है, तो उसकी समझ में अपनी पहचान, अपनी काबिलियत, शायद कुछ कमियां भी, पसंद नापसंद, ये सब चीजें जुड़ने लगती हैं। और मुझे लगता है ये सिर्फ बचपन तक नहीं रुकता होगा। मतलब ये समझ तो जिंदगी भर बदलती रहती होगी थोड़ा बहुत। आपने सही पकड़ा, ये जिंदगी भर चलने वाला प्रोसेस है, बिल्कुल। और इस समझ में देखिए, कुछ चीजें होती हैं जो बहुत केंद्रीय होती हैं, कोर होती हैं। कोर जैसे कि? जैसे हमारी पहचान, धर्म, राष्ट्रीयता, हमारा परिवार, हमारी गहरी मान्यताएं, ये चीजें हमारी पहचान के केंद्र में होती हैं। अगर इन पर कोई सवाल उठाए ना, तो हमें भावनात्मक रूप से बहुत ठेस पहुंचती है। हाँ, ये बात तो है। और दूसरी तरफ कुछ चीजें होती हैं जो पेरिफेरल होती हैं, मतलब बाहरी सतह पर। जैसे मेरा पसंदीदा रंग क्या है, या मुझे कौन सा खेल पसंद है, ये बदल भी जाए तो शायद उतना फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, तो ये जो कोर चीजें हैं, इन्हीं से हमारी स्व अवधारणा यानी सेल्फ कॉन्सेप्ट बनती है। हमारा खुद के बारे में एक पूरा नजरिया। बिल्कुल। और ये नजरिया, ये स्व अवधारणा सकारात्मक भी हो सकती है और नकारात्मक भी। और यहीं पर वो वास्तविक स्व और आदर्श स्व वाली बात आती है, जिसका जिक्र था पाठ्यक्रम में। ये सुनने में बड़ा महत्वपूर्ण लग रहा है। हाँ, ये बहुत बहुत अहम है। देखिए, वास्तविक स्व या रियल सेल्फ वो है जो हम असल में हैं। हमारी जो क्षमताएं हैं, हमारी भावनाएं, हमारी कमजोरियां, सब कुछ जो है असलियत में। जी। और आदर्श स्व या आइडियल सेल्फ वो है जो हम बनना चाहते हैं, या कई बार जो दूसरे चाहते हैं कि हम बने, जैसे समाज या परिवार की उम्मीदें। ओहो, और दिक्कत तब होती है जब इन दोनों में बहुत ज्यादा फासला हो जाता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। मान लीजिए कोई बच्चा है, वो कला में बहुत अच्छा है, ये उसका वास्तविक स्व है, लेकिन घर वाले चाहते हैं कि वो डॉक्टर बने। ये एक तरह से थोपा हुआ आदर्श स्व हो गया। तो अब क्या होगा? उस बच्चे के मन में खिंचाव पैदा होगा, तनाव होगा, उसकी स्व अवधारणा नकारात्मक हो सकती है, उसका आत्मसम्मान यानी सेल्फ एस्टीम वो कम हो सकता है। वो सोचने लगेगा कि शायद मैं काफी अच्छा नहीं हूं। समझ गई। तो आत्मसम्मान, सेल्फ एस्टीम, वो इसी स्व अवधारणा का नतीजा है। मतलब हम खुद को कितना पसंद करते हैं, कितना काबिल मानते हैं। एकदम सही कहा। ये हमारा खुद के बारे में एक ओवरऑल मूल्यांकन है, और ये बचपन से ही बनना शुरू हो जाता है। हमारे आसपास के लोग, माता पिता, टीचर्स, दोस्त, वो हमारे साथ कैसा बर्ताव करते हैं, हमें क्या फीडबैक देते हैं, उससे ये बहुत प्रभावित होता है। हाँ, ये तो महसूस किया है। और जिनका आत्मसम्मान ऊंचा होता है, उनमें अक्सर आत्मविश्वास ज्यादा होता है। वो चुनौतियों का सामना बेहतर कर पाते हैं। ठीक है, तो ये तो हुई स्व की बात कि हम खुद को कैसे देखते हैं, कैसे आंकते हैं। लेकिन हमारा बर्ताव जो लगातार एक जैसा दिखता है अलग अलग सिचुएशन में, वो कहाँ से आता है? यहाँ पर्सनैलिटी की बात आती है ना? हाँ, बिल्कुल। व्यक्तित्व या पर्सनालिटी वो असल में अलग अलग परिस्थितियों में हमारे सोचने, महसूस करने और व्यवहार करने का एक अनूठा और अपेक्षाकृत, मतलब काफी हद तक स्थिर तरीका है। स्थिर तरीका? ओके। और इसे समझने के लिए मनोविज्ञान में कई सिद्धांत हैं। उनमें से एक बहुत ही दिलचस्प और मशहूर नजरिया सिगमंड फ्रॉइड का है। फ्रॉइड, हाँ, इनका नाम तो सुना है। ईड, ईगो, सुपर ईगो, कुछ ऐसा था। बिल्कुल। उन्होंने कहा कि हमारे व्यक्तित्व के एक तरह से 3 हिस्से होते हैं, इड, ईगो और सुपर ईगो। इड, ईगो, सुपर ईगो। सुनने में ही कितना वो नाटकीय सा लगता है, जैसे हमारे अंदर 3 अलग अलग आवाजें हों। हाँ, कुछ वैसा ही समझ सकते हैं। देखिए, इड जो है वो तो हमारी एकदम बुनियादी आदिम इच्छाओं और जरूरतों का अड्डा है। भूख, प्यास, गुस्सा, सेक्स की इच्छा, आनंद पाना, ये सब। और ये सुख सिद्धांत पर काम करता है। सुख सिद्धांत मतलब? मतलब इसे फौरन संतुष्टि चाहिए, अभी चाहिए, इसी वक्त,
नतीजों की परवाह नहीं। ओके, बिल्कुल बच्चे की तरह। हाँ, फिर आता है सुपर ईगो। ये हमारी नैतिकता का पहरेदार है, हमारा ज़मीर कह सकते हैं। इसमें समाज से, माता-पिता से और शिक्षकों से सीखे हुए सही गलत के नियम होते हैं। ये हमें बताता है कि क्या करना चाहिए और क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यानी एक तरह से रूल्स और रेगुलेशंस वाला हिस्सा। जी। और फिर आता है ईगो। ये बेचारा इन दोनों के बीच फंसा है। ईगो वास्तविकता के सिद्धांत पर काम करता है। वास्तविकता के सिद्धांत पर? हाँ, मतलब ये असल दुनिया की सच्चाई को देखता है। ये इड की जिद्दों और सुपर ईगो की नैतिक रोक-टोक के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करता है। ये रास्ता निकालता है कि इड की इच्छाओं को कब और कैसे पूरा किया जाए ताकि वो सामाजिक रूप से स्वीकार्य हो और कोई बड़ी मुसीबत ना खड़ी हो। अच्छा, तो ईगो का काम तो बड़ा मुश्किल है। वो हमेशा बीच बचाव करता रहता है। बिल्कुल, जैसे आपने क्लास वाला उदाहरण सोचा होगा। हाँ, जैसे क्लास में जोर की भूख लगी, इड चिल्लाएगा अभी खाओ। सही। सुपर ईगो कहेगा नहीं, क्लास चल रही है, ये गलत है। और ईगो कहेगा भाई रुक जा, थोड़ी देर में ब्रेक होगा तब खा लेना। एकदम सही उदाहरण। बस यही खींचतान, यही संतुलन या असंतुलन जो ईगो मैनेज करता है, वही हमारे व्यवहार और हमारे मानसिक स्वास्थ्य को तय करता है। वाह, तो आज हमने ये समझा कि हमारा खुद का नजरिया यानी स्व वो कैसे बनता है और उसमें वास्तविक और आदर्श स्व के बीच का तालमेल कितना जरूरी है। हाँ, और ये भी कि आत्मसम्मान कहाँ से आता है, कैसे बनता बिगड़ता है। और साथ ही फ्रॉइड के नजरिए से व्यक्तित्व की एक झलक मिली, हमारे अंदर ये जो इड, ईगो और सुपर ईगो की तिकड़ी है वो कैसे काम करती है। बिल्कुल, ये हमारे अंदर लगातार चलने वाला एक मनोवैज्ञानिक ड्रामा है एक तरह से। तो जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं सोचने को। अपने आसपास के लोगों को देखिए, क्या उनके बर्ताव में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके वास्तविक स्व और आदर्श स्व के बीच कितना फासला या कितना तालमेल है। और क्या उनके रोजमर्रा के छोटे बड़े फैसलों में आपको कभी इड की जिद, सुपर ईगो की रोक और ईगो के संतुलन बनाने की कोशिश की झलक दिखती है? सोचिएगा जरूर।